हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया। चलिए, अच्छा ही होना चाहिए और आप लोग मन लगा करके पढ़ते रहें। ग्रामर के दूसरे क्लास में मैं निरंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आप लोगों को याद होगा कि पहले क्लास में आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया गया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी ने उस होमवर्क को बनाया होगा। तो चलिए, आपके होमवर्क को जांच लिया जाए कि आपका बनाया हुआ होमवर्क कितना सही है। यदि आपका होमवर्क 100% सही होता है तो आप अपने कॉपी की फोटो खींच करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हो और आप हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर देख सकते हो। तो चलिए, आपके होमवर्क की जांच कर ली जाए। सबसे पहला जो था ट्रांसलेट इनटू हिंदी था। पहला वाक्य था वह गांव में रहता है। तो वह गांव में रहता है, तो इसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए हम लोग ये समझेंगे कि सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट वह है, तो वह की अंग्रेजी ही। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या था रूल? V1 या V5। तो यहाँ चूंकि ही है और ही क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए V5 का प्रयोग करेंगे। लीव्स। और गांव में रहता है, कहाँ रहता है? गांव में। और गांव एक छोटा क्षेत्र है, तो एट का प्रयोग करेंगे, एट विलेज। इनका प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि इनका प्रयोग बड़े क्षेत्र में, विस्तृत क्षेत्र में किया जाता है। अगर यहाँ रहता है कि वह दिल्ली में रहता है तो यहाँ पे ही लिव्स इन दिल्ली हो जाता। जब मैं भारत में रहता हूँ तो आई लिव इन इंडिया होगा। तो चलिए दूसरे ट्रांसलेशन की ओर बढ़ते हैं। लड़के मैदान में फुटबॉल खेलते हैं। बॉयज प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है बॉयज है। बॉयज हो गया यानी कि प्लुरल हो गया ना, तो प्लुरल के साथ प्लुरल वर्ब लगेगा। प्ले क्या है? प्लुरल है, तो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब आ गया। उसके बाद फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया, इन द ग्राउंड कॉम्प्लीमेंट हो गया। चलिए बढ़ते तीसरे सवाल की ओर। मैं अभी एक उपन्यास पढ़ता हूँ। आई यहाँ सब्जेक्ट हो गया मैं का अंग्रेजी आई। रीड यानी कि पढ़ना, और यहाँ पे चूंकि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है इसलिए इसके साथ रीड लगा। आई रीड अ नॉवेल नाउ। अभी का इंग्लिश यहाँ नाउ होगा। आई रीड ए नॉवेल नाउ। अब बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल था वे लोग टीवी पर समाचार देखते हैं। तो वे लोग यहाँ पे सब्जेक्ट है दे, और समाचार देखना, तो समाचार देखना में वॉच लगाएंगे। और टीवी पर कोई भी कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है उसे हम लोग देख रहे हैं, तो वहाँ पे उसकी अंग्रेजी सी या लुक नहीं देंगे, वॉच देंगे। ठीक है, टीवी को वॉच किया जाता है। तो दे वॉच न्यूज ऑन द टेलीविजन। ठीक है, पांचवें सवाल की ओर आते हैं। पांचवा सवाल था तुम प्रतिदिन अखबार पढ़ते हो। तो तुम यहाँ पे सब्जेक्ट है यू। पढ़ना वर्ब है रीड, और चूंकि यू जो है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ V1 का प्रयोग करेंगे। यू रीड न्यूज़पेपर, अखबार की अंग्रेजी डेली, प्रतिदिन। ठीक है, सिंपल सा ट्रांसलेशन था। उम्मीद है कि आप लोगों में से सभी लोगों के पांचों ट्रांसलेशन पहले सही हो गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल का। दूसरा सवाल जो था हमारा वो ट्रांसलेट इनटू हिंदी था। पहला वाक्य था ही एंड आई गो टू मार्केट। ही एंड आई, तो ही यानी कि वह, एंड और आई मैं, तो वह और मैं गो टू मार्केट, बाजार जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बाजार जाते हैं। दूसरा सवाल था पीपुल वर्शिप गॉड। पीपुल यानी कि लोग, वर्शिप मीन्स पूजा करना, गॉड यहाँ हो गए ऑब्जेक्ट। लोग भगवान की पूजा करते हैं। लोग किसकी पूजा करते हैं? तो भगवान की पूजा करते हैं। वाक्य आ गया तीसरा, दे प्लांट ट्रीज बिसाइड द रोड। दे यानी कि वे लोग, ठीक है। प्लांट ट्रीज बिसाइड द रोड। प्लांट मीन्स लगाना, पौधा लगाना। ट्रीज मीन्स पेड़। बिसाइड द रोड यानी कि सड़क के किनारे। वे लोग सड़क के किनारे पेड़ लगाते हैं। अब वो चौथा वाक्य आ गया, स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई। तारे आसमान में टिमटिमाते हैं। स्टार्स मीन्स तारे, सब्जेक्ट हो गया तारे। टिमटिमाते हैं ट्विंकल, और कहाँ टिमटिमाते? तो आसमान में। आसमान जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ हिंदी में बीच में रहता है और अंग्रेजी में लास्ट में रहता है। इस चीज को समझना। पांचवा वाक्य था हिज फादर वर्क्स वेरी हार्ड। उसके पिताजी बहुत कठिन कार्य करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों का ये भी पांचों सही हो गया होगा।
अब खालिस्तान भरने वाले सवाल की ओर चलेंगे। पहला सवाल था वाटर खालिस्तान ऑन 100 डिग्री सेल्सियस, और ब्रैकेट में बॉयल दिया हुआ है। बॉयल मीन्स होता है उबलना या खौलना, यानी कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो यहाँ उबलता है और इसके लिए बॉयल्स का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वाटर जो है तो वाटर नाउन है और इसके लिए हम लोग बॉयल्स का ही प्रयोग करेंगे, यानी कि वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे। दूसरा क्या है, द अर्थ खालिस्तान अराउंड द सन ब्रैकेट में रिवॉल्व, तो यहाँ रिवॉल्व से भरेंगे क्योंकि पृथ्वी जो है वह भी 3rd के सिमिलर नंबर है, इसलिए रिवॉल्व से भी 5 का प्रयोग करेंगे। तीसरा सवाल है राजू एंड मोहन डैश फ्रॉम पटना ब्रैकेट में है कम। राजू एंड मोहन, यहाँ देखेंगे कि राजू एंड मोहन, राजू एंड मोहन, तो ये दोनों ही नाम हैं। आप नाम को देख करके कंफ्यूज मत होइएगा कि ये 3rd के सिमिलर नंबर के अंतर्गत है। सिमिलर नंबर नहीं होगा, क्योंकि जब 2 आ गया ना तो ये प्लुरल हो जाएगा, और जब प्लुरल हो जाएगा तो इसके साथ वर्ब भी कैसा लगेगा, प्लुरल लगेगा, यानी कि कम का प्रयोग करेंगे। राजू एंड मोहन कम फ्रॉम पटना। चौथा था ही डैश इन दिल्ली ब्रैकेट में है लीव्स, लीव, तो यहाँ पे लीव्स भरेंगे, एस लगाएंगे, V5 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ही सब्जेक्ट जो है वो 3rd का सिंगुलर नंबर है। 5वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। इंडिया डैश द मैच, और ब्रैकेट में है विन, भारत मैच जीतता है। तो भारत जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे समझेंगे कि इंडिया की बात की जा रही है, तो यहाँ भारत देश की बात नहीं की जा रही, बल्कि भारतीय टीम की बात की जा रही है, ठीक है। और इसलिए इसे प्लुरल माना जाता है, बहुवचन माना जाता है, और इसीलिए इसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे विन का प्रयोग सही होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों का ये जो होमवर्क है बिल्कुल सही हुआ होगा। तो यदि आप लोगों का होमवर्क बिल्कुल सही हुआ है, 100% सही हुआ है, तो आप लोग अपने कॉपी का फोटो खींच करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के क्लास की ओर, जो कि होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल नंबर 2, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस और दूसरे जो सेंटेंस हैं उसको। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के 2 रूल्स की, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस के। नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे सेंटेंस होते हैं, इन्हें हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं, अर्थात जिन वाक्यों में नहीं जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो जिसमें नहीं का अर्थ होगा ना, उसे हम लोग नकारात्मक वाक्य कहेंगे। जैसे कि तुम नहीं खेलते हो, वह नहीं पढ़ता है, वे लोग नहीं आते हैं। तो जिन वाक्यों में नहीं रहेगा तो उन्हें हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। और नेगेटिव सेंटेंस के बनाने के रूल्स देख लेंगे। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब इसका एक नोट पॉइंट है जिसे याद रखना है कि 3rd के सिंगुलर नंबर जो होते हैं, ही, सी, इट या कोई एक नाम, तो इनके साथ हम लोग डज का प्रयोग करेंगे। और बाकी के जितने सब्जेक्ट हैं, जैसे आई, यू, वी, दे या 2 से अधिक नाम, 2 या 2 से अधिक नाम, तो उनके साथ हम लोग डू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब एक उदाहरण देख लेते हैं। वह किताब नहीं पढ़ता है, ठीक है, वह किताब नहीं पढ़ता है। ये एक ऐसा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। किस टेंस का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कैसे है, क्योंकि इसमें वाक्य के अंत में ता है जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो जब इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट वह है ही, और पढ़ता है, तो यहाँ देखिए रूल के अनुसार चलना है, ठीक है। ही के बाद डू लगाना है या डज लगाना है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ही क्या है, तो ही यहाँ देखिए कि ही जो है वो 3rd का सिंगुलर नंबर है, ठीक है। तो इसके साथ डज का प्रयोग करेंगे, ही डज, उसके बाद नॉट लगा देंगे, नॉट, उसके बाद वर्ब 1 यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, रीड अ बुक, ठीक है। ए बुक क्यों लगा, क्योंकि एक बार में कोई व्यक्ति एक ही किताब को पढ़ सकता है, इसलिए ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब दूसरे उदाहरण को देखते हैं। वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, वे लोगों की अंग्रेज दे,
अब यहाँ देखेंगे कि डू का प्रयोग करेंगे या डज का प्रयोग करेंगे। डू का प्रयोग या डज का प्रयोग होगा, बताइए। तो यहाँ पे डू का प्रयोग होगा क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। डू, इसके बाद नॉट लगा देंगे, डू नॉट, या इसको अगर एक साथ लिखना हो तो डोंट का प्रयोग भी कर सकते हैं, यहाँ डजंट का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, ये हमारा आंसर हो गया। आगे बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं दूसरे रूल की ओर, जो कि होगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, और इसके ऊपर मैंने पहले क्लास में चर्चा किया था कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एस नो क्वेश्चंस और एक होते हैं WH क्वेश्चंस। एस नो क्वेश्चंस तो वैसे प्रश्नों को कहते हैं जिनका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हो, और WH क्वेश्चन वैसे प्रश्नों को कहते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है। अभी जैसे कि यहाँ के जो सवाल है, क्या तुम प्रतिदिन अखबार पढ़ते हो? यदि आप पढ़ते हो तो क्या कहोगे, हाँ या फिर ना। उसी तरह से यहाँ है, क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें बुलाते हैं? तो इसका जवाब भी हाँ या ना में दे सकते हैं। तो ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं ये यस नो कैटेगरी के हैं, और इनके अनुवाद का जो रूल होगा वो इस प्रकार से होगा। डू या डज का प्रयोग पहले करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब के पहले रूप को रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य देंगे। अब इस उदाहरण को हम लोग देख लें कैसे बनेगा। तो यहाँ देखिए, डू या डज का नियम यही रहेगा, ठीक है। डू डज का नियम यही वाला रहेगा कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ ही केवल डज का प्रयोग करना है, बाकी सबके साथ डू का प्रयोग करना है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है, पहले यहाँ सब्जेक्ट पहचान लेंगे कि तुम है, और तुम की अंग्रेजी होती है यू, और यू के साथ लगेगा डू। तो डू, यू, और उसके बाद देखिए वर्ब है, तो वर्ब क्या है, पढ़ना। तो रीड, क्या पढ़ते हैं, तो अखबार। ऑब्जेक्ट क्या होगा, अखबार, प्रतिदिन पहले नहीं लगाना। डू यू रीड न्यूज पेपर डेली। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट। बढ़ते हैं दूसरे ट्रांसलेशन की ओर। क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें बुलाते हैं? तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे पिताजी। तुम्हारे पिताजी, योर फादर। और योर फादर किस कैटेगरी में आएगा? सब्जेक्ट ये जो होगा योर फादर, ये किस कैटेगरी में आएगा? तो ये भी थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के कैटेगरी में ही आएगा, क्योंकि पिताजी के बारे में कहा जा रहा है। तुम मतलब तुम्हारे बारे में नहीं, बल्कि तुम्हारे पिताजी के बारे में बात की जा रही है, और किसी के भी पिताजी एक होते हैं, तो इसीलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ हम लोग डज का प्रयोग करेंगे। डज योर फादर कॉल यू? ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये दो सेंटेंस के रूल, पैटर्न, ट्रांसलेशन करना सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इन दोनों के ऊपर आधारित होमवर्क के लिए आप लोगों को तैयार रहना है, और फिर आप लोग होमवर्क को बना करके रखेंगे और मैं फिर इसका सॉल्यूशन लेकर के आऊँगा। तो इस प्रकार से आप हमारे साथ ना रहते हुए भी हमारे साथ बने रहेंगे। और स्टूडेंट्स, आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और वो रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप लोग अपनी राइटिंग पे फोकस करें, बिकॉज गुड राइटिंग इज वेरी नीडफुल फॉर ए स्टूडेंट। अच्छी राइटिंग प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, और अच्छी राइटिंग जो है वो आपकी पहचान को बिल्कुल अलग कर देती है, ठीक है। तो आप लोग राइटिंग पे ध्यान दें, और प्रतिदिन कम से कम 2 पेज हिंदी में और 2 पेज अंग्रेजी में राइटिंग लिखें। और राइटिंग लिखते समय आप लोग एक एक पॉइंट पे ध्यान दें। जिस बुक से आप राइटिंग लिख रहे हो, चाहे वो हिंदी की हो या अंग्रेजी की, तो उसमें आप लोग कॉमा, फुल स्टॉप, जो भी पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं उसके ऊपर ध्यान देना है। पैराग्राफ्स के ऊपर ध्यान देना है, कैसे पैराग्राफ बदलते हैं, तो पैराग्राफ बदलने के बीच में कितना स्पेस होता है, इन सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना है। और उसके बाद आपको टाइमिंग पे फोकस करना है। जब आप राइटिंग लिखने की शुरुआत करोगे तो आप देखोगे कि एक पेज लिखने में आपको 15 से 20 मिनट के बीच का टाइम लगेगा, लेकिन इसको आपको रिड्यूस करना है, घटाना है, धीरे धीरे इसको कम करके आपको 5 मिनट तक लाना है। और फिर मैं उसके बाद आप लोगों को इसके आगे का टिप्स बताऊंगा
यदि आप लोग राइटिंग पे काम करोगे तो आपकी राइटिंग और अच्छी कैसे होगी, इसके ऊपर भी मैं टिप्स आपको दूंगा। तो यदि आप लोग राइटिंग पे काम करते हो तो आप लोगों को बहुत आगे तक ले जाएगी और एक अच्छी राइटिंग जो है एक अच्छे स्टूडेंट की भी पहचान होती है। तो चलिए बढ़ते हैं आपके आज स्टूडेंट्स, आपका आज का होमवर्क ये रहा। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके टोटल होमवर्क को अपनी नोटबुक पर के नोट कर लें। पहला जो होमवर्क है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें जो 5 वाक्य दिए गए हैं ये कहीं ना कहीं गलत हैं, तो इसको आपको सही करना है। दूसरा, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, और तीसरा, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अपना होमवर्क बना करके रखेंगे और इसका मिलान अगले वीडियो से कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डीपली अध्ययन करते रहिए।